नमस्कार दोस्तों। पहली बार अंतरिक्ष की उड़ान हासिल करने के बाद पिछले 65 सालों में मनुष्य अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने में काफी ज्यादा व्यस्त रहा है। अकेले 2023 में ही 211 सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च किए गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ज्यादातर देश अपने स्पेस प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं। पिछले 65 सालों में हजारों स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किए गए, जो कि केवल 6 दशकों के बाद ये काफी इम्प्रेसिव है। लेकिन इन 65 सालों की अंतरिक्ष की उड़ान की कहानी का डार्कर साइड भी है। दोस्तों, जब भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो एक निश्चित अमाउंट में मटेरियल बाहर निकल जाता है, जैसे कि ईंधन खर्च होने के बाद रॉकेट का आवरण, रॉकेट का ऊपरी हिस्सा तो अर्थ की ऑर्बिट में कहीं पर स्थापित हो जाते हैं या फिर अंतरिक्ष में कहीं दूर अर्थ की ऑर्बिट से दूर चले जाते हैं। लेकिन इनका जो शेष भाग बच जाता है वो अर्थ की लो ऑर्बिट में ऐसे ही तैरते रहते हैं। इससे और भी ज्यादा अंतरिक्ष मलबा जनरेट होता है। दोस्तों, अंतरिक्ष युग की शुरुआत में लोगों ने लो अर्थ ऑर्बिट में मलबे के स्लो एक्यूमुलेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये निश्चित रूप से अब एक समस्या बन रही है, या फिर यूं कहें तो लगभग टूटे फूटे छोटे बड़े मिलाकर कुल 5 लाख से भी ज्यादा समस्याएं। हालांकि जैसा कि आप अपने साइंस या फिजिक्स की कक्षाओं से याद कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच मौजूद होता है जिनमें मास होता है। इसे ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों को आश्चर्य होता है कि अंतरिक्ष का ये सारा मलबा जिन्हें हम इंसानों ने भेजा है वो एक विशाल झुरमुट में एकत्रित क्यों नहीं हो जाता, जो अंतरिक्ष के कबाड़ के एक छोटे चंद्रमा के समान हो। हालांकि दोस्तों, ये एक अच्छा प्रश्न है और इसी प्रश्न के उत्तर को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ बेसिक फिजिक्स और लार्जर पर्सपेक्टिव के लिए एक कदम पीछे जाने से हमें इसके उत्तर को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ग्रेविटी न केवल अंतरिक्ष के मलबे के बारे में दिखाए गए एक फिल्म का नाम है जो एक सैटेलाइट और उसके चालक दल के लिए अराजकता पैदा करता है, बल्कि ग्रेविटी हमारे पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्ति भी है। जैसा कि न्यूटन ने बताया और साबित किया कि किसी भी मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यहाँ तक कि गैलेक्सी के अपोजिट साइड पर भी। लेकिन उस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की इंटेंसिटी ऑब्जेक्ट्स की निकटता और मास पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सौर मंडल में सूर्य ग्रहों पर अविश्वसनीय रूप से लार्जर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, वास्तव में इतना लार्ज कि ग्रहों का एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव लगभग न के बराबर होता है। कुछ मामलों में जब ग्रहों की कक्षाएं एक दूसरे को पार करती हैं या एक दूसरे के करीब आती हैं तो उनकी कक्षा में थोड़ा बदलाव देखा जाता है, लेकिन यह अस्थायी और नेचर में बहुत छोटा होता है। जब हमारा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मलबे की एक घूमती हुई रिंग से बना तो ये उन मटेरियल्स के डेंसिटी की वजह से एक ग्रह में परिवर्तित हो गया और सूर्य के चारों ओर उस ऑर्बिटल एनर्जी को बनाए रखा। इस प्रकार जबकि पृथ्वी लगातार सूर्य की ओर खींची जा रही है तो इसका वर्णन करने का एक बेहतर तरीका इसका लगातार गिरना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य लगभग 43,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहा है, जबकि पृथ्वी की ऑर्बिटल स्पीड लगभग 67,000 मील प्रति घंटा है। इससे बहुत ही ज्यादा ऑर्बिटल मोमेंटम जनरेट होता है और जबकि सूर्य पृथ्वी को सौर मंडल से बाहर जाने से रोकने के लिए पर्याप्त फोर्स लगाता है, लेकिन यह पृथ्वी को अपने तरफ खींचने में सक्षम नहीं होता। लेकिन अगर सूर्य और पृथ्वी दोनों घूमना बंद कर दें तो पृथ्वी तेजी से हमारे तारे में समा जाएगी और नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सूर्य हमारी धरती से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है और इसकी ग्रेविटी भी हमारी धरती से कहीं कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो हम पर काफी आसानी से भारी पड़ जाएगा और हमें अपनी तरफ खींच लेगा। दोस्तों, ग्रेविटी का ये रिव्यू सीधे तौर पर लो अर्थ ऑर्बिट में अंतरिक्ष के मलबे के मुद्दे से संबंधित है। अंतरिक्ष की खाली जगह की क्रूर परिस्थितियों में मटेरियल्स टूट जाते हैं और विघटित होने लगते हैं, खासकर अगर वे किसी दुर्घटना, विस्फोट आदि के परिणाम स्वरूप पीछे रह गए हों। समय के साथ बड़े टुकड़े मध्यम टुकड़े बन जाते हैं और मध्यम टुकड़े छोटे टुकड़े बन जाते हैं। जैसा कि बताया जाता है कि हमारी कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के अनुमानित तौर पर लगभग 5 लाख टुकड़े तैर रहे हैं और उनमें से 20,000 से भी अधिक टुकड़े 4 इंच से बड़े हैं। एक्टिव सैटेलाइट के साथ संभावित प्रभावों को रोकने के लिए जमीन पर अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा उन बड़े टुकड़ों में से प्रत्येक की लगातार निगरानी की जाती है। हालांकि प्रत्येक गुजरते वर्ष के साथ अंतरिक्ष में मलबे के सैकड़ों और टुकड़े ऐड होते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है, उनमें से कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो काफी तेजी से मूव कर रहे हैं। ये भविष्य के लॉन्च मिशनों के लिए एक वास्तविक खतरा पैदा कर सकते हैं। उस अंतरिक्ष कचरे में से कुछ ऐसे हैं जो 24,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से भी ऊपर अर्थ की ऑर्बिट में तैर रहे हैं, इसलिए एक छोटी सी भी टक्कर तबाही मचा सकती है। लॉन्च अधिक कठिन होते जा रहे हैं क्योंकि लॉन्च विंडो सिकुड़ती जा रही है और समस्या और भी बदतर होती जा रही है।
लेकिन अगर वो सारा अंतरिक्ष मलबा एक साथ इकट्ठा हो जाए तो पृथ्वी पर स्पेस एजेंसीज द्वारा इसकी बहुत सराहना की जाएगी, क्योंकि हमें एक और चांद मिल सकता है और हमारे लिए अंतरिक्ष का रास्ता भी साफ हो जाएगा। लेकिन जैसा कि बताया जाता है कि मलबे के उन आधे मिलियन टुकड़ों में से अधिकांश का साइज 4 इंच से कम है, जिसका मतलब है कि उनमें द्रव्यमान की मात्रा बहुत ही कम है। इसके अलावा हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पृथ्वी बहुत ही बड़ी है, इसलिए ये मलबे पृथ्वी के चारों तरफ दूर दूर तक फैले हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट्स के मास और उनकी निकटता पर निर्भर करता है, लेकिन वहीं अंतरिक्ष के मलबे के मामले में उनका मास बहुत ही कम है और उनके बीच की दूरी भी काफी ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो अंतरिक्ष के मलबे हैं उनके सभी टुकड़ों का एक दूसरे पर लगभग कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा है। हालांकि हमारे ग्रह के चारों ओर कक्षा में हजारों उपग्रह हैं और खाली जगह में मलबे के 5 लाख टुकड़े भी घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक सैटेलाइट्स और इन अंतरिक्ष के मलबे के बीच केवल 8 ही बार टकराव हुए हैं। ये काफी हद तक एस्ट्रोफिजिसिस्ट और स्पेस एजेंसीज के प्रयासों की वजह से हो सका, नहीं तो टकराव और भी हो सकते थे। लेकिन दोस्तों, समस्या को हल करने की जरूरत है, ना कि इसे हमेशा के लिए कम करने की। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका कुछ हल निकाला है, जैसे कि मलबे के इन टुकड़ों को खींचने के लिए लोअर अर्थ ऑर्बिट में विशाल चुंबकीय जाल का उपयोग करना और फिर इन्हें खत्म करना या वायुमंडल में पुनः प्रवेश करा के जला देना शामिल है, या फिर मलबे पर लेजर फायरिंग का भी सुझाव दिया गया है। ये अंतरिक्ष में एक वैक्यूम क्लीनर के समान होगा, जो दूर तारों तक पहुंचने के लिए हमारे ट्रैफिक लेन को खोलने में मदद करेगा। लेकिन इन सब में 1-2 समाधान ऐसे हैं जो सबसे अधिक संभावित लगते हैं। अगर किसी तरह से इन अंतरिक्ष के मलबों को पृथ्वी पर वापस लाया जा सके तो इन्हें फिर से रिसाइकल कर उनका दोबारा से उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन्हें धरती पर वापस कैसे लाया जाएगा। एक समाधान तो ये भी हो सकता है कि किसी तरह अगर उनको उनकी ऑर्बिट से बाहर किया जा सके ताकि वे वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर सकें और जलकर खत्म हो जाएं। लेकिन दोस्तों, कितना अच्छा होता ना अगर ये सभी मलबे आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर आपस में ही जुड़ जाते, तो फिर हमें अंतरिक्ष में मलबे नहीं बल्कि आर्टिफिशियल चांद देखने को नसीब होता। हालांकि ये सरल समाधान लॉज ऑफ फिजिक्स में फिट नहीं बैठता, इसलिए हमें एक नए आर्टिफिशियल चांद की कल्पना करने के बजाय उन्हें किसी तरह से खत्म करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आने वाले भविष्य में ये मलबे हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।